आज के करंट न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं और आज है 11 सितंबर। और आज के इस न्यूज में जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो इजराइल ने कतर में हमास की मीटिंग पे हमला किया है उससे रिलेटेड पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडिया चाइना पर शशि थरूर साहब का एक आर्टिकल है चिंडिया, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म पे एक डिस्कशन होगा और फिर मणिपुर पे एक डिस्कशन होगा। और इसके साथ साथ आपको लास्ट में इस पीडीएफ के जो पीडीएफ में डालूंगा उसके लास्ट में आपको मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कम से कम हर आर्टिकल से मैंने दो दो क्वेश्चन बनाए हैं और इसके साथ आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके इन्हीं आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग धैर्य से पूरे न्यूज डिस्कशन को देखेंगे। इसका पीडीएफ आप तक पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंच चुका होगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद एसे कोटेशन। सबसे पहले से कोटेशन से शुरू करेंगे हम। ये ब्रूस ली का स्टेटमेंट है कि सफल योद्धा एक साधारण व्यक्ति होता है लेकिन उसके पास लेजर जैसी एकाग्रता होती है। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। अगर आपका फोकस लेजर की तरह हो जाए तो आप सटीक तरीके से किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस जैसा सपना देखते हैं, उनको पता है कि उनका कंपटीशन उन लोगों से है जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। आप एक चीज सिर्फ कर सकते हो, एक चीज, फोकस। इतना जबरदस्त फोकस हो कि आपकी नजरों के सामने से एक भी ऐसी गलती जो लोग करते हैं वो आप ना करो। आपकी नजरों के सामने से वो सारी गलतियां लोगों की चली जानी चाहिए जो लोग बार बार करते हैं। और अगर आपने गलती नहीं की तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। लेजर जैसा फोकस आपको गलती करने से बचा सकता है। तो लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है और कम समय में करना है तो आपको लेजर जैसा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए आज के पहले न्यूज पर चलते हैं। आपको पता होगा कि इजराइल ने कतर में हमास की मीटिंग चल रही थी, उस पर हमला कर दिया है, 6 लोग मारे गए हैं। और इस हमले को कतर ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, इवन यूएसए ने क्रिटिसाइज किया जो कि इजराइल का बहुत बड़ा समर्थक है। सो कतर पे ये हमला, कतर कह रहा है ये एग्रेशन है, ये आक्रामकता है और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनालिसिस। ये है इजराइल और ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा सिटी। जो लाल कलर का दिख रहा है ये है पैलेस्टीन, पैलेस्टीन या फिलिस्तीन बोलते हैं हिंदी में, और इनके आसपास है इजराइल। और ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है ये चल रहा है 1947 से। तो झगड़े की शुरुआत कहां से हुई, चलिए एक बार हम बैकग्राउंड में चलेंगे तब आपको शायद पता चलेगा। तो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष जो शुरू हुआ है वो एक्चुअली में 1917 में उसकी नींव पड़ गई। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1917 के बीच। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट 1917 में जो ऑटोमैन एम्पायर था उसको हरा दिया और उससे ये वाला एरिया पूरा कब्जे में ले लिया। समझ गए बच्चों? तो ये जो ऑटोमैन एम्पायर था, जो साम्राज्य था, इससे जो एरिया कब्जे में लिया उसमें धीरे धीरे यहूदियों को ये बसाने लगे। क्या आपको यह भी पता है, क्या आपको यह भी पता है कि हिटलर ने जर्मनी में होलोकास्ट किया था? होलोकास्ट का मतलब होता है लाखों यहूदियों को मार डाला था। किसी को गैस चेंबर में भर के, किसी को काम करा करा के। तो यह बहुत बड़ा होलोकास्ट हुआ था जिसमें लाखों यहूदी मारे गए। और तब यहूदी लोग भाग भाग के इस एरिया में आने लगे जिसे ब्रिटेन ने ओटोमैन एम्पायर से लिया था। यह यरूशलेम के आसपास का एरिया था। इस एरिया में सारे यहूदी लोग आकर के रहने लगे और धीरे धीरे इसको ही अपना देश मानने लगे क्योंकि यहीं पर इनके पूर्वज रहा करते थे। लेकिन अब तक ये कब्जे में हो चुका था अरब देशों के, यानी पैलेस्टीनियन लोगों के। और पैलेस्टीनियन लोग कहते थे कि हम आपको यहां नहीं रहने देंगे। 1947-48 में 1947-48 में
यूनाइटेड नेशंस ने एक विभाजन किया और प्रस्ताव रखा यूनाइटेड नेशंस ने कि दो देश बना देने चाहिए, एक का नाम इजराइल होगा और दूसरे का नाम होगा। पैलेस्टीन को स्वीकार नहीं था। क्यों? क्योंकि पैलेस्टीन तो वहां से पहले से रहता था, ये तो इजराइल था जो बाहर से आ रहा था, तो इजराइल वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिलिस्तीन ने कहा कि नहीं, हमारा घर है, हम यहां पर कोई पार्टीशन नहीं करेंगे। और तब जब इजराइल ने देखा कि फिलिस्तीनियन लोग या अरब के लोग उसको घर नहीं देंगे, उसको रहने के लिए वहां पे जगह नहीं देंगे, तो उसने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्रता घोषित कर दिया और 1948 में इजराइल बना। 1948 में इजराइल बना और तब से लेके आज तक इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है। अरब देशों के साथ चल रहा है, यमन के साथ चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ चल रहा है और इजराइल हर एक वॉर में फलस्तीन की कुछ जमीन और हड़प लेता है। और अभी लेटेस्ट में इसने हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन है इसके हिसाब से, जो फलस्तीन की तरफ से लड़ रहा है, उसके लोग मीटिंग कर रहे थे कतर में और वो मीटिंग थी यूएसए के प्रपोजल पे। अमेरिका ने कहा था कि शांति समझौता करो, तो वो लोग मीटिंग कर रहे थे कतर में बैठ के। अब यूएसए जो है वो इजराइल का दोस्त है। यूएसए किसका दोस्त है? इजराइल का। और यूएसए ने कहा था, शांति प्रस्ताव दिया था कि आप लोग मीटिंग करो। हमास बैठ के मीटिंग कर रहा था। इजराइल को गुस्सा आया क्योंकि कुछ दिन पहले हमास या फलस्तीन के दो लोगों ने, जो कि गांव से निकल के आए थे, उन्होंने गोली चला दी और 6 लोग यरूशलेम में मारे गए, जिसकी वजह से इजराइल बहुत खपा हुआ और उसने हमास, जो कि एक शांतिप्रिय मीटिंग में बिजी था, उस पर हमला कर दिया और कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसका बड़ा नेगेटिव असर हुआ क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में एक इजराइल के खिलाफ एक नरेटिव शुरू हो गया है कि इजराइल अपने जहां मन कर रहा है वहां पे काम कर रहा है, यह मनमानी हमला है। और कतर में जो इजराइल का हमला हुआ है, इसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है, कोई भी बंदा इसको स्वीकार नहीं कर रहा। इवन यूएसए ने इसको क्रिटिसाइज किया है। यूएसए जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होता है, उसने भी इसे क्रिटिसाइज कर दिया। यस, तो हमास ने 6 लोगों के मरने की खबर बता दी है। लेकिन अब आपको यह पता होना चाहिए कि नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इवन यूएसए को भी नहीं इन्फॉर्म किया था और अब इनका जो यूनिलेटरल एक्शन है, जो एक तरफा कार्रवाई है, इसको अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया है। क्या आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में है? सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर उसका एलाई है, कतर उसका दोस्त है और इजराइल के साथ भी कोई बुरा संबंध नहीं है। लेकिन कतर के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, सिर्फ यह कह के कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादियों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन कतर देश में ही तो हमला किया आपने। तो ये कतर कह रहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी इस बात को मना करता है कि बिना यूएनएससी के परमिशन के कोई भी बंदा दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता। इजराइल का जस्टिफिकेशन क्या है? इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है भी यरूशलेम पे हमला हुआ है, हमारे 6 लोग मारे गए थे, हमने बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की है, हमने कतर पे हमला नहीं किया है। लेकिन कतर ये मानने को तैयार नहीं है। इवन यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आर्टिकल 2.4 के हिसाब से कि जो यूज ऑफ फोर्स है वो कोई कंट्री यूज नहीं कर सकता बिना यूएनएससी के परमिशन की। यूनाइटेड नेशंस का यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब परमिशन देगा तभी कोई दूसरे देश पे हमला कर सकता है। लेकिन इजराइल इसे लगातार वायलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन तो है ये। इजराइल का पैटर्न क्या है? पैटर्न ऑफ एक्शंस, ये धीरे धीरे यूनिलेटरल मूव ले रहा है। ईरान पे इसने खुद हमला किया है, कतर पे हमला किया है, इसने बहुत सारे यमन पे हमला किया है, सीरिया पे हमला किया है। तो इजराइल जिस देश पे पाता है, लेबनान पे हमला कर देता है, जिस देश पे पाता है कर देता है। इसको किसी भी इंटरनेशनल लॉ की कोई जरूरत नहीं है, ना तो किसी से परमिशन लेता है। इसने एक ही चीज बोला है
कि आतंकवादी कहीं भी सही सलामत नहीं है, अगर वो आतंकवादी किसी भी देश में छुपेंगे तो हम वहां पे स्ट्राइक करेंगे। तो इन्होंने बहुत ही क्लियर अपना बना लिया है कि आतंकवादी अगर कहीं पर रहेंगे तो हम मारेंगे, वो चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। यस, तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा मूव है, एक तरफा मूव है कि सामने वाला हमला नहीं करेगा फिर भी हम हमला कर देंगे, और कहीं ना कहीं ये इजराइल को अलग थड़क कर रहा है। अच्छा, इजराइल जो है ये दो काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे देश पे जाके हमला कर रहा है, बल्कि इजराइल अब एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जो फिलिस्तीन में जो हमास का सेंटर है उसको मिटाना चाहता है एकदम, तो डबल तैयारी है। बाहर हमास को मार रहा है और अब हमास को फिलिस्तीन में घुस के भी वो मारना चाहता है। ये दो तैयारी चल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो इजराइल है वो उसके साथ कई कंफ्यूजन चल रहा है। एक तरफ तो नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के चार्ज लग रहे हैं, दूसरा वो अरब देशों के साथ अच्छा संबंध रखना चाहता है जो बाकी देश हैं फिलिस्तीन के अलावा, तीसरा वो यूएसए को नाराज भी नहीं करना चाहता है, चौथा वो फिलिस्तीन के आतंकवादियों को, हमास को मिटाना भी चाहता है। तो बड़ा सारा कंफ्यूजन हो गया यहां पे, और इसलिए नेतन्याहू साहब काफी परेशान भी लग रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर आ गया है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, इस पर विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? विश्व की राजनीति में अब इजराइल थोड़ा अलग थलग पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बिना पूछे, बिना किसी को बताए ये हमला कर रहा है। जो इसके सपोर्टर थे ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूरोप में, वो लगभग इससे दूर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिलेटरल एक्टिविटी अगर ये करता है, एक तरफा हमला करता है, तो ये कोई भी बंदा इसको सपोर्ट नहीं करेगा। यस, तो इजराइल को भी चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें। लेकिन इजराइल की एक ही प्रिंसिपल है, इजराइल का एक ही प्रिंसिपल है कि अगर हमारे साथ जर्मनी में होलोकास्ट हो सकता है, हिटलर हमें गैस चैम्बर में बंद करके मार सकता है, तो हमें अब सिर्फ लड़ाई करनी है। अब इजराइल इतना आक्रामक है कि उससे पहले कि उसको कोई मारे, वो उसको मार देना चाहता है। ये इनसिक्योरिटी है, ये फियर है जो इजराइल के लोगों में होलोकास्ट ने डाला था, हिटलर ने डाला था, और उसका आज भी असर देखने को मिल रहा है। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल से भी अच्छा संबंध है और पैलेस्तीन से भी अच्छा संबंध है। हम एक शांति प्रिय देश है जो दो देश की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मानते हैं। पैलेस्तीन भी एग्जिस्ट करना चाहिए और इजराइल भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने 1947-48 में टू नेशन थ्योरी दी थी, और इसलिए इजराइल और फलस्तीन दोनों को एग्जिस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। राइट? तो चलिए हम चलते हैं अब अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल है इंडिया और चाइना पे भी रिसेंटली आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी और जी जिनपिंग दोनों के बीच में मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग को आपके शशि थरूर साहब ने डिस्कस किया है। नाम रखा है द रिटर्न ऑफ चिंडिया। चिंडिया मतलब चाइना और इंडिया का मिलन हो रहा है। ये शशि थरूर साहब हैं जिन्होंने डिस्कस किया है। बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड क्या है कि अभी 5 साल बाद दोनों देश में फिर से मुलाकात हुई है। 5 साल बाद, सोचो आप। तो अगर 5 साल बाद दोनों देश फिर से मिल रहे हैं, मोदी जी जिनपिंग, तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे ऊपर गैलवन वैली में एक हमला हुआ था जिसपे हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। बॉर्डर पे हमारे झगड़े चलते रहते हैं, और इसलिए इंडिया अब इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है चीन के ऊपर। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय में आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी। तो इंडिया पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा इन लोगों के ऊपर। लेकिन फिर भी हमें डायलॉग करना है, हमें दोनों के साथ मिलके चलना है। तो सिग्निफिकेंस है इस डायलॉग का। इंडिया और चाइना के बीच में मिसट्रस्ट होने के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं दोनों, और बॉर्डर जितना शांत रहेगा उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। दोनों एशिया के बहुत बड़े जायंट हैं, बहुत बड़े देश हैं, दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, और अगर दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इंश्योर होगी। तो आपको याद रखना है कि डिफरेंसेस चलते रहते हैं,
दोनों देशों के पास डिफरेंसेस होते हैं, दोनों की सोच में अंतर होता है, लेकिन अगर सहयोग नहीं करेंगे हम तो हमारे बीच में शांति भी नहीं होगी। तो 5 साल बाद ट्रंप साहब के वजह से ही सही, लेकिन ट्रंप साहब की वजह से दोनों देश अब पास में आ रहे हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, हमारे बीच कौन कौन से कोऑपरेशन हो सकते हैं, ये भी बात इन्होंने बता दी है। तो एक बात तो कंफर्म है कि मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं होने वाला, लेकिन कल्चरल कोऑपरेशन, आपको पता होगा कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो वहीं से गुजरती है, चाइना ही परमिशन देता है, हम पहले सबसे पहले उसको बढ़ाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं और इकोनॉमी को जोड़ें। जितना ज्यादा इकोनॉमी हमारी जुड़ेगी, जो कि अभी चल रहा है प्रोसेस, उतना ज्यादा इंडिया और चाइना का रिलेशन और अच्छा होता जाएगा, कम से कम शांति प्रिय होता जाएगा। इस माहौल में भी कि इंडिया चाइना एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसके बावजूद भी इंडिया और चाइना का रिलेशन कम से कम इतना तो रहे कि दोनों के बीच में अशांति ना आए, राइट। तो ये एससीओ में भी हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, टेररिज्म पे हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, क्लाइमेट निगोशिएशन पे हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारा जो दोनों देशों को जोड़ने वाला एक रिलीजन, इसे कहते हैं बुद्धिज्म, उसको अगर हम प्रमोट करते हैं तो दोनों के बीच कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ेगा और शांति भी बढ़ेगी। संघर्ष के क्षेत्र अभी भी है, कंफ्लिक्ट अभी हमारे पास है, अभी भी हमारा जो कंफ्लिक्ट है आपको पता होगा वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है हमारा कंफ्लिक्ट, डोकलाम के मुद्दे पर, गैलवान वैली पर हमारा कंफ्लिक्ट है, और सबसे बड़ी बात है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे एरिया से गुजर रहा है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया लगातार ये मानता है कि उसकी सॉवरेनिटी पे हमला हो रहा है। और एक मुद्दा और भी है हमारा ट्रेड इंबैलेंस का, लगभग 94% चाइना का ट्रेड हमसे होता है, हम तो लगभग नगण्य करते हैं, चाइना पूरी तरीके से प्रॉफिट में है इंडिया के साथ ट्रेड करने में। तो ये सब कंफ्लिक्ट हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, बैलेंस एंगेजमेंट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग। आर्टिकल कह रहा है कि आपको बैलेंस डेवलपमेंट करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग करना है, ट्रस्ट तो करना है लेकिन वेरीफाई करके। जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, और सहयोग दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जाए, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, और तभी दोनों देश प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी दोनों देश प्रोग्रेस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें लेने होंगे, जिसमें दोनों देश का कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर बढ़े, एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़े, राइट। तो चलिए हम लोग अपने अलग आर्टिकल में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में, और नेक्स्ट आर्टिकल है जीएसटी रिफॉर्म पे। यस, ये आर्टिकल जो जीएसटी रिफॉर्म में अभी आया है 2025 में भी हाल ही में है और 22 सितंबर से लागू होने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसे माना जा रहा है कि ये जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत में आपको पता होगा बहुत सारे जीएसटी के स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%, सबको मर्ज करके 5% और 18% में बदल दिया गया है। और तीसरा है 40%, जो सिर्फ कुछ चीजों पे लग रहा है जो बहुत लग्जरी है या सिन गुड्स हैं, जैसे कि तंबाकू है, गुटखा है, दारू है, दारू तो खैर इसमें नहीं है, तो तंबाकू है, गुटखा है, इन सब पे लग रहा है। दारू को जीएसटी में भी नहीं शामिल किया गया है। इवन महंगी जो कारें होंगी उन पे भी लगेगा जिनका 1200 सीसी के ऊपर इंजन है। तो अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है। तो जीएसटी रिफॉर्म ये माना जाता है इस सेंचुरी का सबसे बड़ा रिफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे देश जीएसटी को लागू तो किए लेकिन वो हार मान चुके और अब फिर से उन्होंने इसको वापस ले लिया और अपने पुराने कर सिस्टम में चले गए, पुराने टैक्स सिस्टम में चले गए। लेकिन इंडिया ने पूरी हिम्मत दिखाई और सेंटर और स्टेट यानी मोदी जी और योगी जी दोनों ने मिलकर जीएसटी को लागू कर दिया। योगी जी का मतलब मैं स्टेट को बोल रहा हूं, योगी जी का मतलब योगी जी नहीं होते, राइट। तो मोदी जी यानी सेंटर गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर जीएसटी को लागू करा। जीएसटी की कहानी अगर शुरू होती है तो वो शुरू होती है 1985 से। 1985 में पहली बार जीएसटी की बात चली थी। बीपी सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन
जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स था कि कोई उसे लागू नहीं करना चाहता। फिर मामला उठा 1991 के बाद, जब भारत में हुआ एलपीजी रिफॉर्म। भारत ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया बाकी देशों के लिए। तब यह जरूरत पड़ी कि आईएमएफ ने दबाव डाला कि आपके यहां टैक्स के रिफॉर्म होने चाहिए। 2002 में केलकर कमिटी आई। केलकर साहब ने एक सुझाव दिया कि जीएसटी को लागू करना चाहिए, लेकिन जब तक लागू होता तब तक वाजपेयी जी की सरकार चली गई। 2005 से लेकर के 2013 के बीच में पूरी ताकत लगा दी गई कि जीएसटी को लागू किया जाए। सारे स्टेट के साथ मनमोहन सिंह बहुत बातें कर रहे थे कि सबसे मुलाकात करी जाए। 115वां 115th अमेंडमेंट बिल भी लाया गया, संवैधानिक संशोधन बिल लेके आया गया 115th, लेकिन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही 2014 में मोदी जी का आना था, इलेक्शन हुआ तो वो बिल खत्म हो गया। 2014 से लेके 2016 के बीच में मोदी जी ने जीएसटी को लागू करने के लिए सारे जतन कर दिए और लास्ट में 2017 में जीएसटी लागू हुआ। 101 101वां संविधान संशोधन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही जीएसटी की? जीएसटी की सबसे बड़ी बात यह रही कि सेंटर गवर्नमेंट ने एक वादा किया कि अगर किसी स्टेट को 14% से कम लाभ होता है, मतलब अगर रेवेन्यू इस बार 100 रुपए था तो अगली बार 114 नहीं होता है, तो सेंटर गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट करेगी, उसको मुआवजा देगी। यह बहुत बड़ा मूव था। सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लड़े, दोनों मिलके आगे बढ़े, सहयोग से आगे बढ़े और जीएसटी को आज उन्होंने सफल बनाया है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा सहयोग माना जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और सहयोगात्मक संघवाद जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए इस पे हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इसको कहा था जीएसटी टेम्पलेट, और इसमें इन्होंने कहा है भारत की कर सरलीकरण की लंबी खोज। जो मैंने स्टोरी आपको सुना दी, वो स्टोरी ये ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ 1985 के बाद। बीपी सिंह कैसे आए, आईएमएफ का क्या दबाव आया, केलकर टास्क फोर्स कैसे बनी, ये सारी चीज ये बताते हुए चले गए। और ये बता रहे हैं कि कैसे अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 14% का वादा किया था कि 5 साल तक अगर 14% से कम ग्रोथ होती है टैक्स में तो सेंटर गवर्नमेंट इनको पैसे देगी। राइट। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल एक ऐसा संगठन है, जीएसटी काउंसिल एक ऐसा संगठन है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल ये एक ऐसा संगठन है इसमें एक तरफ सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर होता है और बाकी सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, और ये सब मिल करके फैसला लेते हैं। तो ये स्टेट है, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, और ये सेंटर है, सारे सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर इकट्ठा होते हैं। 3/4 अगर एक तरफ हो गए तो फैसला ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। फैसला हमेशा कंसेंसस से लिया जाता है, सब लोग राजी होते हैं, ऐसे फैसले लिए जाते हैं, ऐसे फैसले लिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल की बड़ी अच्छी बात है। तो जीएसटी कब शुरू हुआ? 2017 में शुरू हुआ, और इसमें 17 टैक्सेस और 13 सेस एक साथ मर्ज कर दिए गए। 17 टैक्सों को, 17 करों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, और आज के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। 2017 में सिर्फ 66 लाख लोग देते थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं। यस। तो टैक्स कलेक्शन जो कि 45 लाख था, अब वो 173 लाख करोड़ हो गया। 45 लाख करोड़ से 173 लाख करोड़ हो गया, जो कि 14.4% का ग्रोथ दिखा रहा है। राइट। सितंबर 25 जो अभी डिसीजन लिया गया है, जो अभी लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल ने लिया है, जिसमें 4 स्लैब की जगह आप सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% एंड 18%।
और कुछ ऐसे होंगे लग्जरी गुड्स जिस पे 40% लगने वाला है। इंश्योरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया है, अब इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है, हेल्थ केयर पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा रेशनल बनाया गया है और इसे सरल बनाया गया है। अब जो लोग जीएसटी भरते हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है, दुकानदारों के लिए बहुत आसान हो गया है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर कोई विदेशी आदमी आके बिजनेस करता है तो उसके लिए और अच्छा फील आएगा उसको। अब जो लिटिगेशन थे, जो मुकदमे थे, वो कम होते जाएंगे क्योंकि बहुत सरल कर दिया गया है। कुछ लोग ये अंदेशा लगा रहे थे कि टैक्स का रेवेन्यू कम होगा, ऐसा अंदाजा लगा रहे थे लोग कि टैक्स का रेवेन्यू कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि टैक्स बेस बढ़ने वाला है। यस, तो व्हाई दीज रिफॉर्म्स आर ट्रांसफॉर्मेटिव, दे रिप्रेजेंट यूनिक कंसेंसस। बच्चों, ये सहमति पर आधारित है। ऐसा शायद ही कभी देखा होगा किसी वर्ल्ड में कि सारे स्टेट और सेंटर एक जैसी बात कर रहे हो। सारे स्टेट और सारे सेंटर ने यूनानिमसली एक मत से पारित कर दिया, सब लोग राजी हो गए कि हां, टैक्स के 2 स्लैब होने चाहिए। यस, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अब ये जो इन्वेस्टर होंगे बाहर के, इनको भी मजा आएगा, इनको भी आकर के बिजनेस करने में मजा आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो फेडरलिज्म है, संघवाद, वो और ज्यादा मजबूत होने वाला है। यस, तो जीएसटी कहीं ना कहीं ये सब फायदा पहुंचाने वाला है। यस, ट्रस्ट बढ़ने वाला है। भले ही सारी पार्टियां अलग अलग हों, लेकिन जीएसटी काउंसिल में जाकर के सब एक जैसी हो जाती हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस बीजेपी को नहीं देख पाती, बीजेपी कांग्रेस को नहीं देख पाती, लेकिन जीएसटी काउंसिल में सब मिल करके फैसला लेते हैं यूनानिमसली। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चैलेंजेस क्या है और डिट्रैक्टर्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या की जा रही है? ये कहते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है। देखो, हमारे यहां नौकरशाही है और ब्यूरोक्रेसी जहां भी रहती है पंगा होगा। इसलिए यहां पर यह कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई आपने बातें तो बहुत बढ़िया कर दी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट डिले होने वाला है। यानी जो नौकरशाही वो इसको लंबा खींचेगी, सौदेबाजी होगी, असमान अनुपालन होंगे, ये सारी बातें की गई है। लेकिन जीएसटी काउंसिल हैज शोन एबिलिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू कंसेंसस, कंप्रोमाइज एंड ट्रस्ट। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने सबको गलत साबित करते हुए साबित कर दिया है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयां हो, जीएसटी काउंसिल सारी कठिनाइयों को पार करते हुए एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है भारत के लोगों के सामने कि इतने बड़े देश में इतनी पार्टियां और इतने लोगों के बीच में अगर जीएसटी काउंसिल सबको एक मत करके लेके चला जा रहा है, तो ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं बल्कि अदर फील्ड में भी इसको लाया जाना चाहिए। राइट, तो आउटलुक में ये कहता है कि अब इसे जीएसटी काउंसिल तक सीमित ना रखा जाए, अब इसे अदर एरियाज में भी लाया जाए। अगर एक जगह पे सक्सेसफुल हो सकता है ये मॉडल कि सभी लोग मिलके एक जैसा यूनानिमस डिसीजन ले सकते हैं, तो बाकी क्षेत्र में क्यों नहीं ले सकते? राइट, तो ये था जीएसटी काउंसिल पे डिस्कशन। इसके बाद हमारा चलता है मणिपुर क्राइसिस की तरफ। ये मणिपुर क्राइसिस आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानने वाले हैं। मैंने एक दिन बताया था कि वहां पे ट्राइब है, एक ट्राइब है मेती, एक ट्राइब है कुकी, एक ट्राइब है नागा, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? मेती की है। ये कुकी और जो ट्राइब जो मिलके हैं, इनके साथ इनका भिड़ंत हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां की एक हाई कोर्ट ने कह दिया था कि मेती भी शेड्यूल्ड ट्राइब है और इनको भी जनजातियों जैसा बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको कुकी और जो ने विरोध किया। और उसके बाद मणिपुर जल उठा, पूरा मणिपुर जल उठा। प्रधानमंत्री जी गए नहीं, इनकी बड़ी बुराई भी हुई थी कि क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अब इनको लगता है कि कुछ होने वाला है। तो आपको बता दूं कि मणिपुर में जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, इससे पहले मणिपुर की विजिट में इससे पहले यह बात तय हो गया है सस्पेंशन ऑपरेशन का। यानी दोनों जनजातियां मेती और कुकी, जो ये दोनों ग्रुप अब हथियार डालने को तैयार हो गए हैं। कुकी जो कि नेशनल हाईवे नंबर 2 को कब्जा करके बैठा हुआ था,
अब वो भी खोलने को तैयार हो गया है। तो मणिपुर में जो अभी क्राइसिस चल रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि मेती के लोग जितने मारे गए हैं उससे ज्यादा कुकी के लोग मारे गए हैं, और कहीं ना कहीं कुकी और जो कम्युनिटी अपने आप को बहुत वंचित फील करती है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जबकि मेती मैदानी एरिया में रहते हैं। मैदानी एरिया में रहने के कारण इनके पास ज्यादा राइट्स हैं, इनको ज्यादा अधिकार है, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर इलेक्शन होता है तो अगर पॉलिसी बनानी है तो मेती की ज्यादा सुनी जाती है, मेती जनजाति के मिनिस्टर ज्यादा होते हैं, जबकि कुकी और जो सिर्फ 20% पॉपुलेशन रखते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, ये अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं। इन्होंने कई बार कहा कि हमें प्रशासनिक स्वायत्तता दे दी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे दी जाए, ताकि हम लोग अपनी आवाज को उठा सकें, लेकिन चूंकि मेती वहां पे जनसंख्या में ज्यादा है, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जाती। और जब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि मेती को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कुकी और जो पूरी तरीके से इनसिक्योर हो गए और हिंसा शुरू हो गई। नो डाउट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बदल दिया, लेकिन वो जो इनसिक्योरिटी है वो अभी भी इन लोगों के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इस पूरे आर्टिकल में जो भी बात की है मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और यही सारी बातें जो मैंने अभी बताई है, इससे कम ही बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप सभी लोग इसको एक बार पढ़िएगा पीडीएफ को, और फिर क्वेश्चंस को देखिएगा जो मेंस वाले हैं, और प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।